कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 साइकोलॉजी यानी कि आप सभी बच्चों को क्लास 11 साइकोलॉजी का मॉडल पेपर 1 में आप सभी बच्चों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पहुंचे मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जहां जुड़ जाइए ताकि किसी प्रकार अपडेट आएगा वॉइस में वहां पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले सवाल आपसे बच्चों पेपर पूछा जाएगा कि चिंतन के लिए क्या भाषा जो हमारे पास है वो आवश्यक है। यह जो कथन दिया गया था किनके द्वारा दिया गया था, वाटसन के द्वारा या फिर वाटलेट के द्वारा या फिर वॉरेन के द्वारा या फिर एटकिंसन के द्वारा दिया गया था। तो ये जो कथन है चिंतन के लिए हमें भाषा का आवश्यक ज्ञान होना चाहिए, भाषा आवश्यक है, यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रख लीजिए यह कथन वाटसन के द्वारा दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा सकता है पेपर में कि चिंतन का प्रारंभ किससे होता है? किसी व्यक्ति से होता है, किसी भी समस्या से होता है, या फिर किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, या फिर किसी कह सकते हैं उद्दीपन से होता है। आपके जीवन में भी कभी चिंतन आया हुआ तो कब होता है आपको चिंतन? जब कोई आपके जीवन में समस्या हो। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? किसी समस्या से भी क्या होता है, चिंता का हमारा प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा जाएगा सृजनात्मक या फिर कह सकते हैं चिंतन, इसे किसे कहते हैं हमें बताना है। 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, ऐसा चिंतन जिसमें समस्या का समाधान प्राप्त हो, या फिर दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास है कि चिंतन जिसके सहारे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचा सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है चिंतन जिसके सहारे हम क्या कर सकते हैं, नए नए तथ्य या फिर कह सकते हैं वस्तु का निर्माण होता है, या फिर हमारा चौथा ऑप्शन है चिंतन जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, भाषा का अनिवार्य रूप से वहां पर उपयोग होता है। तो सृजनात्मक चिंतन किसे कहते हैं? याद रख लीजिएगा वह चिंतन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नए तथ्य और नए नए कह सकते हैं वस्तु जो निर्माण होता है उसे हम सृजनात्मक निर्माण चिंतन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है संज्ञानात्मक उन्नति अथवा सिद्धांत के कह सकते हैं यहाँ पर अवस्था सिद्धांत के जो जनक है वो कौन है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, वेगोत्स्की, पियाजे, यहाँ पर वी के मेंशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञानात्मक उन्नति अवस्था सिद्धांत जो है इनके जो जनक है ये किनको माना जाता है? याद रख लीजिएगा पियाजे को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है संक्रिया के लिए, यहां पर बताया हुआ है आपके लिए कि संक्रिया के लिए उसकी विपरीत संक्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना है। ये समरूपता कहलाती है, सम्मिलित अवस्था कहलाएगी, परिवर्तनीयता कहलाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई संक्रिया के लिए हमारे पास उसकी विपरीत संक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाया जाता है, याद रखिएगा यहां पर परिवर्तनीयता, यानी ऑप्शन नंबर कहां दिया हुआ है? 3 में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला सवाल पूछा हुआ है मनोवैज्ञानिक ने किस शताब्दी में प्रारंभ में तर्कना, स्मरण, चिंतन आदि को शोध का विषय बनाया था? ये 21वीं शताब्दी में, 20वीं में, 19वीं में, या इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक किस शताब्दी में प्रारंभ में जो तर्कना, स्मरण, चिंतन शोध बताया था या विषय बनाया था? तो ये कौन सा सदी? याद रखिएगा 20वीं सदी था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस अवस्था में, देखिए हमें बताया गया कि भाषा विकास संज्ञात्मक विकास की एक निरंतर चलने वाली विशेषता है। ये वृद्ध अवस्था में हो सकता है, या फिर शैशव अवस्था, या फिर किशोर अवस्था, या फिर युवा अवस्था। तो किस अवस्था में आपको बताना है भाषा जो है विकास संज्ञात्मक विकास की निरंतर पहल है या फिर कैसे विशेषता है? तो वो होती है हमारे शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रत्यक्षीकरण की योग्यता जन्मजात होती है, ठीक है। इसका कथन है, ये जो कथन दिया किसके द्वारा? एस रामचंद्र जी के द्वारा, एस रॉबर्ट के द्वारा, या फिर यहां पर बताया ऑप्शन नंबर गेस्टाल्टवादी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रत्यक्षीकरण की योग्यता जो है वो आपको जन्मजात होती है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 3rd नंबर गेस्टाल्टवादी, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए कि पूर्व संक्रियावाद अवस्था की जो समयावधि होती है वो कब होती है? ये किशोर अवस्था, बाल अवस्था, प्रौढ़ावस्था, या फिर युवा अवस्था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? बाल अवस्था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 नंबर इसका सही उत्तर होगा। फिर जन्मजात दृष्टिकोण आपको बताना है यहाँ पर कि जन्मजात दृष्टिकोण के जनक कौन है? तो याद रखिएगा ये किन जन्मजात दृष्टिकोण माना जाता है? तो नॉम चोम्स्की को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, या किसे प्रतिपादित किया था? तो वेगोत्स्की दिया हुआ ऑप्शन, अगला ऑप्शन है स्लोबिन है, अगला ऑप्शन है पियाजे, या फिर अगला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था? याद रखिएगा इसे किया था स्लोबिन ने। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हमसे पूछा हुआ है स्मृति के कितने प्रकार है? तो आराम से जानते हैं स्मृति को 3 भागों में बांटा या 3 प्रकार बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा।
फिर अगला सवाल पूछा हुआ है कि पहले सीखी हुई अनुक्रियाओं के चिन्हों को मस्तिष्क में प्रदर्शित होने को क्या कहा जाता है? ये अंतर्वर्ती कहा जाता है, विस्मृति कहा जाता है, धारण कहलाता है या फिर स्मृति कहलाता है। तो अगर हमारे पास पहली सीखी हुई कोई भी अनुक्रिया है वो हमारे मस्तिष्क चिन्ह बनाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? धारणा या फिर धारण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है स्मरण एक रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। यह जो कथन, देखिए कथन वाला सवाल हमेशा पेपर देखिए 2 या सवाल पूछा जाता है आपके पेपर में। तो ये कथन फिलहाल किसके द्वारा दिया गया था? आपको याद रखना है कि स्मरण एक रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया है, ये वॉटलेट के द्वारा दिया गया कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है भूलने का सबसे बड़ा देखिए क्या कारण है हमारा, ये बताना है आपको। पूर्वलक्षी प्रावरोध के कारण, अग्रलक्षी प्रावरोध के कारण, या दोनों कथन सही या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम लोग भूलते किसके कारण? देखिए ये दोनों ही लक्षण हमारे पास सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला सवाल बोला गया हम लोग इसलिए भूलते हैं क्योंकि हम लोग भूलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, यह जो कथन है किसके द्वारा दिया गया था? मूलर के द्वारा, फ्रॉइड के द्वारा, पिलजेकर के द्वारा, ये इबिंगहाउस के द्वारा। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया देखिएगा? तो फ्रॉइड के द्वारा दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगला सवाल बोला गया है कि समय बीतने के कारण सीखे गए विषय को हम लोग भूल जाते हैं। यह जो कथन है, अब ये पहले हमसे क्या पूछा देखिए कि हम लोग इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि सीखना नहीं चाहते या भूलना चाहते हैं। तो अब ये पूछा है कि समय बीतने के साथ सीखे गए वस्तु भूल जाते हैं। यह कथन फिलहाल किसके द्वारा दिया गया? तो यह कथन याद रख लीजिएगा इबिंगहाउस के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार स्मृति का जो मॉडल प्रभाव है वो चार्ट के नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। तो क्रैक और लॉकहार्ट है, एटकिंसन और सिफरिन है, मैककॉनल है या फिर स्प्लिंग है। तो किनके द्वारा देखिए दिया गया था, किस मनोवैज्ञानिक अनुसार बोला गया था? तो ये एटकिंसन और सिफरिन हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला सवाल है श्रवणात्मक सांवेदिक स्मृति में स्मृति की जो भंडार मात्रा है वो क्या है? आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए, बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा, इस प्रकार 4 आपको ऑप्शन दिया गया है। तो क्या होगा हमारे पास? इसमें क्या हो जाएगा? जो हम लोग सुनते हैं वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको पूछा हुआ है कि पृष्ठोन्मुख बाधा का अध्ययन सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? 4 आपको ऑप्शन दिया, क्यूलर और चिलेंजर, वुडवर्थ, जेम्स लॉज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृष्ठोन्मुख बाधा का अध्ययन सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो याद रख लीजिए क्या था? क्यूलर और चिलेंजर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक ही कथन देखिए 2 प्रकार से पूछा गया कि पुनः स्मरण पूर्णतः या फिर कह सकते हैं पुनरुत्पादक होता है। यह जो कथन है किसका है? या फिर स्मरण एक पूर्णात्मक मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा आपको दिया गया था ये आपको बताना है। देखिए कथन एक ही है लेकिन पूछने का ढंग देखिए 2 तरह से किया गया है। तो ये कथन पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो एबिंगहाउस के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है जो कुछ भी अप्रिय है उसे स्मृति से दूर करने की प्रकृति भूलना है, यह किसका कथन है? यहाँ पे इसी चीज को देखिए दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो यह कथन किसका है? याद रखिए फ्रॉइड का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पूछा हुआ है कि वॉटलेट के अनुसार स्मरण का जो रूप होता है वो कैसा होता है? तो स्मरण का रूप याद रखिए वो रचनात्मक होता है, वो रचनाएं करता है मन में हमारे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया है कि जो कुछ सीखा गया है उसे धारण ना कर सकना ही क्या है? विस्मरण है। यह जो कथन है फिलहाल किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन दिया गया एम.एल. एमन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा हुआ है कि स्मृति व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह पहले सीखी हुई प्रक्रियाओं से सूचना एकत्रित करता है। यह जो कथन है यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? और यह कथन याद रख लीजिएगा आइजेनेक के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 नंबर इसका 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मनुष्य का केंद्रीय, ठीक है, यहाँ पर केंद्रीय स्नायु मंडल किस प्रकार यहाँ पर कार्य करता है ये बताना है। कंप्यूटर की तरह, डिस्क की तरह या फिर ग्राफिक्स की तरह या फिर फ्लॉपी की तरह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? हमारे पास वो जो कंप्यूटर का दिमाग काम करता है हमारा स्नायु मंडल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी किसके द्वारा दिया गया है? एबिंगहाउस के द्वारा दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मौखिक सीखने का तात्पर्य सूची या शब्दों को सार्थक निरर्थक पदों में लिखने। और यह भी कथन देखिए किसके द्वारा दिया गया? तो यह भी एबिंगहाउस के द्वारा ही बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए फिर एक सवाल आपको पूछा हुआ है और यह पूछा हुआ है कि सीखने के अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अथवा किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने का साखी जो कह सकते हैं शासकीय अनुकूलन सिद्धांत के यहाँ पर कह सकते हैं कुत्तों का पालन किया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैवलव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
फिर अगला, किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत बिल्ली पर प्रयोग किया है, ये आपको बताना है। और ये किसने किया था, याद रख लीजिएगा, थॉर्नडाइक ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रेक्षणात्मक अधिगम के प्रतिपादक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके प्रतिपादक कौन है, याद रखिए, बंदूरा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल पूछा गया आपसे बच्चों से कि मुक्त पुनर्स्मरण की विधि से किसको जाना जाता है। ठीक है, 4 आपको ऑप्शन दिए गए, कृत्रिम, संप्रत्यय, स्वतः, संयोजक तत्व या फिर स्वाभाविक श्रेणियां। तो कौन हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वतः, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, किन सिद्धांतों के आधार पर चिकित्सात्मक उपचारों का विकास किया गया है। अंतर चिकित्सा सिद्धांत, 4 प्रकार का सिद्धांत आपको बताया गया, इसमें से किस सिद्धांत के आधार पर चिकित्सा उपचारों का विकास किया गया है, तो कौन सा सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। सीखने को देखिए किस प्रक्रिया में रखा गया आपको बताना है। तो सीखना हमारा व्यवहार में होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास अव्यक्त अधिगम में किसका योगदान अत्यंत सराहनीय होता है, ये बताना है। कॉलर का, या फिर अगला हमारे पास थेलमेन का, या फिर हमारे पास अगला ऑप्शन नंबर है सी है बोसफील्ड का। किसका योगदान है बच्चों को बताना सराहनीय, वो हो जाता है थेलमेन का। तो ऑप्शन नंबर ये कहां लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, अभी से पूछा हुआ है कि संवेग में रक्तचाप की जो कमी होती है और वृद्धि को मापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, स्पिग्नोमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ये ए नंबर में सही जवाब लिखा हुआ है इसका। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब स्पिग्नोमीटर। अगला है हमारे पास, भूख लगने पर व्यक्ति भोजन कथन में भोजन की ओर अग्रसर होता है, ये जो क्या हमारी आवश्यकता है। हाँ भैया, आवश्यकता हमारे लिए भोजन जीवन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला है, यौन अभिप्रेरक किस प्रकार का अभिप्रेरक होता है, ये बताना है। तो ये किस प्रकार का अभिप्रेरक, याद रखिएगा, वो जैविक प्रेरक के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अभिप्रेरक नहीं है, बताना है। जैविक मतलब जिसमें देखिए जान नहीं, जान है हमारे पास, और नहीं पूछा तो नहीं जान वाला होगा, तो ये हो जाएगा स्नेह, ये जैविक अभिप्रेरक के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक संवेग नहीं है। नकारात्मक नहीं बोला गया, देखिए, तो नकारात्मक क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रोध हो जाएगा। सिर्फ क्रोध बोल रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्लास 11 साइकोलॉजी मॉडल सेट पेपर 1 खत्म होता है। आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों शेयर करें, कभी मत करिएगा। और इसके बाद आप सभी बच्चों एग्जाम संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आपको हमारे चैनल पर कवर कर दी जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।